हाँ, चैप्टर नंबर 21 कंटिन्यू कर रहे हैं एसबीईसी में। पेज नंबर 322 से अपना टॉपिक बाकी था। लास्ट हमने अभी तक जो नॉर्मल स्कीम है सीआईआरपी स्कीम में क्या होता है, वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को उनका एक ग्रुप बनाना, क्लेम्स एक्सेप्ट करना, प्रोफेशनल अपॉइंट करना जिसका नाम आईआरपी या फिर आरपी अपने बोल रहे हैं, वो सब देख लिया था। स्कीम का प्रपोजल लेके हम जाते हैं एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी को अगर वो स्कीम सही लगती है वो अप्रूव कर देते हैं। अप्रूवल करने का मतलब ये है कि प्रोसेस खत्म हो गया, अब आप एग्जीक्यूशन का काम कर लो और जो स्कीम बोली थी वैसे उसको फॉलो कर लो। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिक कंडीशन हमने देखे। फिर अपने वाइंडिंग अप के बारे में भी बात कर रहे थे, तो जनरल सीआईआरपी स्कीम, वाइंडिंग अप स्कीम पे बात हो गई। आज जो अपना टॉपिक है वो एक स्पेसिफिक स्कीम है, मतलब उसका इम्प्लीकेशन बहुत सिलेक्टेड सिनारियो में होगा, जनरल स्कीम नहीं है, वो तो अपने देख चुके। इसको नाम दिया गया है प्री पैकेज्ड आईआरपी या पीआईआरपी शॉर्ट में अपने बोल सकते हैं, प्री पैकेज्ड आईआरपी। ये स्कीम ओरिजिनली 2016 वाले कोड में नहीं थी। ये कोविड के बाद नीड के हिसाब से उन्होंने एक पूरा चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया एक्ट में, चैप्टर 3A। और उसमें सेक्शन की जो रेंज है दैट इज 54 कैपिटल ए टू 54 कैपिटल पी। तो इसके अंदर ये सारे सेक्शंस आपको मिलेंगे। सेक्शंस वाइज पूरा टॉपिक यहाँ पे नहीं है, एक समरी दे रखी है, तो आपको स्कीम पता होनी चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है। तो सेक्शन नंबर का कोई यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिक याद रखने वाला प्रॉब्लम नहीं है। स्कीम इंट्रोड्यूस हुई 4 अप्रैल 2021 से और टारगेट किया गया एमएसएमईज को। एमएसएमई में दोनों है, यहाँ पे कंपनीज भी आ जाएंगी और पार्टनरशिप फॉर्म्स भी आ जाएंगी। तो बहुत जगह आपको इन बिटवीन यहाँ पे डायरेक्टर्स और पार्टनर्स ऐसा पढ़ने को मिलेगा, बिकॉज अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो भी ये स्कीम का वो यूज कर सकती है। तो प्री पैकेज्ड आईआरपी का कंसेप्ट ये था। कोविड के टाइम पे एमएसएमईज को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बिकॉज क्या होता है ना, ऐसे मैटर में अपने बोलते हैं मार्केट में, बिजनेस में जो छोटी मछलियां होती है ना, वो पहले बेचारी परेशान हो जाती हैं, बड़ी मछलियां फिर भी सर्वाइव कर जाती है, बिकॉज बड़ी कंपनीज के पास कैश फ्लो, बिजनेस में जो ऑर्डर्स हैं, मार्केट की जो रीच है वो बहुत ज्यादा है। अब कोविड में अपने जब देख रहे थे तो बिजनेस एनालिसिस आप करो ना, तो कोविड का बड़ी कंपनीज को फायदा हुआ है और नुकसान कम हुआ है। एफएमसीजी सेक्टर की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या था ना, जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, डिटर्जेंट पाउडर है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्रीज ही बंद हो गई, ना स्टाफ मैनेज कर पा रहे हैं, ना देने को पैसे हैं, ना उतने ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो लोकल प्लेयर्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। अच्छा, इस टाइम पे ना बड़े प्लेयर्स जो है वो अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे थे, क्योंकि इनके लिए प्रोडक्शन को स्केल अप करना भी पॉसिबल था, रिसोर्सेज भी थे। अच्छा, बैकएंड में इतना पैसा भी था कि नुकसान भी झेल सकते हैं, थोड़ा बहुत लॉस में काम कर लेंगे ना, 1-2 क्वार्टर जब तक कोविड है तब तक चलेगा। तो इनकी रीच बढ़ गई। तो जहाँ पे छोटा मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री बंद करके घर पे बैठा है, तो स्टॉक तो चाहिए ना, सामान तो लोगों को चाहिए ही था। तो बड़ी कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा के उसको प्रोवाइड किया। अच्छा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा तो उन्होंने क्या किया, प्राइजेस बढ़ा दिए। आप लास्ट 2-3 ईयर्स में देख लो, घर के राशन की जितनी भी चीजें आती है ना, उसमें कितना प्राइस राइज हुआ है। अगर कंसिडर करो तो 3 ईयर्स बैक और अभी, तो आपको लगे कंसिडरेबल इंक्रीज है, और परसेंटेज वाइज बहुत हैवी परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन कहीं ना कहीं अपना बजट तो इधर उधर हो ही गया। अब पॉइंट क्या होता है ना, रॉ मटेरियल का प्राइस जब बढ़ता है तो ये सारी कंपनीज धीरे धीरे करके ना अपना एमआरपी बढ़ा देती है। अच्छा, एमआरपी बढ़ाना एक तरीका है, दूसरा तरीका पता है क्या है, क्वांटिटी कम कर देते हैं। देखा है कभी आपने ऐसा? पार्ले जी का बिस्किट का प्राइस 5 रुपए का 5 रुपए ही है, इतने साल से कैसे बेच रहा है 5 रुपए में? क्वांटिटी कम कर रहे हैं। डेयरी मिल्क में ऑब्जर्व किया होगा ना खास आपने, पहले ना 5 रुपए की डेयरी मिल्क, 10 रुपए की डेयरी मिल्क तो मतलब काफी हो जाती थी, एक बंदा आराम से खा लेगा, बचेगी उसमें भी। अब 10 रुपए में डेयरी मिल्क का लगता है खाली रैपर ही दे रहा है, अंदर डेयरी मिल्क तो थोड़ी सी वो प्रसाद जितनी देता है कि बस इतनी मिलेगी। तो आपने देखा कि 5 रुपीज 10 रुपीज जो भी है वो प्राइस उतना ही है, बट अंदर जो क्वांटिटी है ना वो कम होती जा रही है। तो एक वो भी तरीका होता है जहाँ पे आप प्राइस राइज कर सकते हो विदाउट एक्चुअली इंक्रीजिंग द प्राइस, क्वांटिटी कम कर दो। तो बहुत सारी कंपनीज ने वो किया। अब जब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया वो अपनी जगह, रॉ मटेरियल का प्राइस कम भी तो होता है, मार्केट फ्लक्चुएट होता है, तो ये कंपनीज एमआरपी रिड्यूस करती हैं क्या वापस? जनरली नहीं करती। वहां पे इनका प्रॉफिट बढ़ना शुरू होता है। तो पहले अगर थोड़ा बहुत नुकसान में काम किया, धीरे धीरे करके प्राइस बढ़ाया, बट वो प्राइस एक बार बढ़ गया ना, पब्लिक सेट हो गई ना प्राइस में कि इतना तो खर्चा होता है, फिर वो कभी भी प्राइस को जनरली रिड्यूस नहीं करते। हाँ, बीच में ऑफर ले आते हैं थोड़ा बहुत, 10% ऑफ या 10% एक्स्ट्रा या 20% एक्स्ट्रा, लेकिन डिस्काउंटिंग परमानेंटली नहीं होता कि एमआरपी को कम करते, वो नहीं होता। तो इसलिए बड़ी कंपनीज के लिए ऐसे मार्केट में सस्टेन करना, उल्टा ग्रोथ करना ईजी हो जाता है। डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए छोटे लेवल पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोविड में एमएसएमईज को जितना फटका पड़ा ना, जितना बिजनेस का नुकसान हुआ ना, बड़ी कंपनीज को उतना नहीं हुआ। तो वहाँ पे इंसॉल्वेंसी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो गवर्नमेंट ने बोला एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम निकालते हैं आपके लिए, कि आप थोड़ा और क्विकली नॉर्मल सीआईआरपी प्रोसेस से भी जल्दी आप इस स्कीम को यूज करके एक बार सेटलमेंट कर दो क्रेडिटर्स को कि भाई इतना पे कर सकते हैं जो भी अब ये है, और नया स्टार्ट कर दो, अपना बिजनेस फिर से शुरू कर सकते हो। तो उस इंटेंशन से ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई। अब देख लेते हैं स्टोरी में है क्या।
कौन एलिजिबल है और कितने दिन में ये सब कंप्लीट करना है वो देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी में जैसे मैंने आपको बोला एमएसएमईज के लिए ये एप्लीकेबल है और बोला है मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट 10 लाख रुपए का होना चाहिए। जैसे नॉर्मल स्कीम में हम देख रहे थे 1 करोड़, यहाँ पे बोला है 10 लाख और 10 लाख को बढ़ा के 1 करोड़ तक लेके जा सकते हैं, बट फिलहाल अभी जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए। कौन सी एमएसएमईज ऐसी हैं जो ये पीआईआरपी स्कीम के लिए नहीं जा सकती? तो फर्स्ट पॉइंट में बोल दिया ऐसी एमएसएमईज जो ऑलरेडी स्कीम का बेनिफिट पहले ले चुकी है लास्ट 3 ईयर्स में, नॉर्मल आईआरपी स्कीम या फिर ये वाली स्कीम। वैसे तो ये अभी 21 में ही आई है, बट फिर भी लास्ट 3 ईयर्स में कभी भी आपने पहले अगर ये स्कीम का यूज़ किया है ऑलरेडी तो वापस से इसको रीयूज़ नहीं कर सकते। तो 3 ईयर्स का गैप होना चाहिए, तो ये रिस्ट्रिक्शन एक रहेगा। दूसरा, ऐसी एमएसएमई जो ऑलरेडी सीआईआरपी प्रोसेस में एनरोल्ड है, वो प्रोसेस चल ही रहा है, तो जब वहाँ पे आप प्रोसेस चला ही रहे हो तो फिर इसमें आने की जरूरत नहीं। तीसरे पॉइंट में बोला एमएसएमई विच इज अंडरगोइंग लिक्विडेशन अंडर सेक्शन 33। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो ट्रिगर पॉइंट वाला कि कौन से पॉइंट पे बात जो है वो अब आईआरपी के बदले लिक्विडेशन की तरफ जाएगी, दैट इज सेक्शन 33। वो 7 पॉइंट्स हमने देखे थे। लास्ट में बोला है एमएसएमई नॉट एलिजिबल टू सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 29 कैपिटल ए। और 29 कैपिटल ए ऐसे डिटेल में अपन ने सेक्शन वाइज तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ है क्या, और कंटेंट चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा, भले आप एक बार वो लिंक में से पढ़ सकते हो। 29 ए सेक्शन इसलिए बनाया गया कि अगर रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करने की बात होती है और किसी पार्टी पे रिस्ट्रिक्शन लगाना हो कि यू आर नॉट अलाउड टू सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान, तो वो 29 ए के पावर्स में हो सकता है। जो डीएचएफएल का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उसमें मैंने आपको बोला था वो प्रमोटर्स के बारे में। प्रमोटर्स ने खुद ही बोला था कि हम लोग भी एक रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करेंगे और 100% पैसा वापस मिलेगा, आप टेंशन मत लेना। और क्रेडिटर्स ने क्या बोला, बोले आपकी बात पे भरोसा नहीं है। और एनसीएलटी ने बोला कि प्रमोटर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा इस स्कीम में कि वो रिजोल्यूशन प्लान लेके आए, बिकॉज ये तो डिफ्रॉड करने वाली बात हो गई। पहले कंपनी को लॉस में लेके गए, अब अपने ही क्रेडिटर्स को 100 पे 40 रुपए पे कर रहे हो, तो बाकी 60 का तो लॉस आपने जानबूझ के कर दिया, इसलिए डिनाई किया कि उनको अलाउ नहीं करेंगे। तो जो रिस्ट्रिक्शन है कि भाई प्रमोटर्स आर नॉट द करेक्ट पार्टी टू फाइल रिजोल्यूशन प्लान, वो 29 ए की वजह से उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। तो बेसिक स्टोरी ये है, उससे आपको ध्यान रहेगा कि सेक्शन में क्या हो रहा है। बाकी कुछ पॉइंट्स तो सेम बेस पे भी आएंगे जो कल देखे थे। प्रपोजल ऑफ नेम ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो बात हुई थी, किसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करके उसको काम देना पड़ेगा कि पेपर वर्क वो संभाल सके, वही पॉइंट है। अप्रूवल ऑफ द नेम ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, कितने लोगों के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, तो बोला जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनमें से 66% इन वैल्यू मतलब वो कि इतना डेट उनके फेवर में है या उनको पे करना बाकी है, तो 66% ऑफ द वैल्यू ऑफ द टोटल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, उतने लोग अगर हाँ बोल दे कि हाँ भाई इसको रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बना दो, तो अपॉइंटमेंट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट, डिक्लेरेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स और पार्टनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। देखो पार्टनर वर्ड इसलिए आया, मैंने बोला फर्म वाले पॉइंट में भी ये चलेगा। अब क्या कंप्लायंस इनको फॉलो करने हैं, डिक्लेरेशन की क्या बात की सबसे पहले तो ये है, टाइम लिमिट दे दी। एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द पीआईआरपी प्रोसेस शैल बी फाइल्ड विद इन अ डेफिनेट टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। ये कंडीशन मैं आपको आगे भी बता दूंगा। उसके बाद पीआईआरपी इज नॉट बीइंग इनिशिएटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। ये एक डिक्लेरेशन है कि भाई हम ये प्रोसेस किसी को डिफ्रॉड करने के लिए, किसी के पैसे बाकी रखने के लिए नहीं कर रहे। जेन्युइनली हमारी फाइनेंशियल हालत ऐसी है कि भाई वन टाइम सेटलमेंट करना पड़ेगा, इसलिए हम ये स्कीम के अंदर जा रहे हैं, अदरवाइज नहीं। द नेम ऑफ द प्रोफेशनल जिसको आपने अपॉइंट किया, तो उसके बारे में भी डिक्लेयर कर दो कि कौन है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो ये काम हैंडल करने वाला है। इसके बाद स्पेशल रिजोल्यूशन की बात भी की। जो कॉर्पोरेट डेटर है, अगर कंपनी है तो बोला स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लो मेंबर्स में। अभी तक जो बातें हो रही थी वो सारी फाइनेंशियल क्रिएटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही थी, यहाँ शेयर होल्डर्स या मेंबर्स की बात हो रही है या पार्टनर्स की बात हो रही है। तो बोला उनका स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा लो, और उसमें आपको पता है कितनी मेजोरिटी चाहिए, दैट इज 3/4। वो पॉइंट हम जानते हैं। इसके बाद अप्रूवल टू द ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, वापस इनके अप्रूवल की बात की। अभी पीछे जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से बात की जा रही थी वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के अपॉइंटमेंट को लेके था। उसमें बोला था कि 66% इन वैल्यू का कंसेंट होना चाहिए। यहाँ पे जो फाइनेंशियल क्रेडिटर से बात हो रही है वो किस लिए हो रही है कि भाई आप अलाउ कर दो कि हम ये पीआईआरपी प्रोसेस के लिए आगे जा सके और ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन कर सके। वेटेज अगेन वही है, सेम 66% फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का अप्रूवल होना चाहिए। तो प्रीवियस अप्रूवल आरपी के अपॉइंटमेंट के लिए था, ये अप्रूवल एनसीएलटी में एप्लीकेशन करने के लिए है। तो ये बेसिक डिफरेंस इसमें रहेगा। ठीक है। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से ये अप्रूवल लेने से पहले कॉर्पोरेट डेटर उनको कुछ डेटा प्रोवाइड करेगा जिसके बेस पे वो अपना डिसीजन बना सके कि स्कीम में जाना है कि नहीं जाना। अब वो क्या डिक्लेरेशन होगा या क्या डिटेल्स देनी पड़ेगी वो देख लो। द डिक्लेरेशन एज रिफर्ड अबव, जो पीछे बात हो रही थी लास्ट पेज पे डिक्लेरेशन वाली, वो स्पेशल रिजोल्यूशन जो ऊपर पास किया उसकी कॉपी। एक नया टर्म आया बेस रिजोल्यूशन प्लान,
उसको अंडरलाइन कर लो। बेस रिजोल्यूशन प्लान सी पॉइंट में बोला, ये बार बार अभी आने वाला है इसलिए बता रहा हूँ। बेस रिजोल्यूशन प्लान का मतलब एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट, एक इनिशियल बेस पे बनाया गया एक रिजोल्यूशन प्लान कि क्रेडिटर्स को कन्विंस करें कि हम भाई आईआरपी के लिए जाना चाहते हैं, आप अग्री हो जाओ। तो अग्री होने के लिए उनके पास कुछ तो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए सामने के, भाई क्या स्कीम है, किस बेस पे हम अग्री हो, कि आप हमारा कितना पैसा रिटर्न करोगे, कैसे रिटर्न करोगे, कुछ तो बताओ। तो एक बेस प्लान जो है वो कॉर्पोरेट डेटर की तरफ से रेडी करके देना चाहिए उनको, ताकि वो ये 66% वोट करते टाइम कन्विंस रहे कि हाँ हमें स्कीम के लिए जाना है। उसको बेस प्लान बोलेंगे। ये बेस प्लान अभी एकदम इनिशियल स्टेज पे, बाद में इसमें और सजेशंस, चेंजेस, मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। और लास्ट पॉइंट में बोला सच अदर इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स एज मे बी स्पेसिफाइड। तो ये सब चीज़ें आप उनको प्रोवाइड करो, फिर उनसे ये रिजोल्यूशन पास कराओ ताकि स्टोरी आगे बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट में इसके बाद एप्लीकेशन टू इनिशिएट द पीआईआरपी प्रोसेस। ओके, तो उसमें और क्या डेटा देना है, हम ये एप्लीकेशन किसको करेंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो कौन है यहाँ पे, एनसीएलटी। ठीक है, तो एनसीएलटी के पास जब जाएंगे तो ऊपर जितने डॉक्यूमेंट्स की बात हुई है ना सब लेके जाएंगे। जो पीछे डिक्लेरेशन किया था कॉर्पोरेट डेटर ने वो लेके जाएंगे, जो स्पेशल रिजोल्यूशन पार्टनर्स ने, मेंबर्स ने पास किया वो, जो अप्रूवल फाइनेंशियल क्रेडिटर से अभी लिया प्रीवियस पॉइंट में उसकी डिटेल्स, ये सब उनको सबमिट करो ताकि एनसीएलटी अपना डिसीजन बना सके। सेकेंड पॉइंट में वो जो आईआरपी या आरपी को आपने अपॉइंट किया था उसका नाम, उसका कंसेंट कि भाई वो रेडी था अपॉइंट होने के लिए, और फिर उसका अपॉइंटमेंट वैलिड प्रोसीजर करके हुआ है, वो डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हुए। थर्ड पॉइंट में कुछ ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है। अब जो ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है ना वो इन्होंने यहाँ पे चैप्टर में डिटेल में नहीं समझाया, मैं शॉर्ट में आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि रिलेट हो जाए क्या हो रहा है। चैप्टर नंबर 3 है एक्ट का, उसमें कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है जिनको अवॉइड करना चाहिए। चैप्टर नंबर 6 है, उसमें कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है जिनको रॉन्गफुल या फ्रॉडुलेंट माना गया है। यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि डिक्लेरेशन के टाइम पे या एनसीएलटी को एप्लीकेशन करते टाइम आपने अगर इनमें से कोई ट्रांजेक्शन्स किए हुए हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसके बारे में सामने से इंटीमेशन देना पड़ेगा। भले आपका इंटेंशन डिफ्रॉड करने का नहीं था, लेकिन ट्रांजेक्शन्स उस कैटेगरी में है जिनको ये चैप्टर डिफ्रॉडिंग मानता है। आपने भले उसको डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से नहीं किया था, तो ट्रांजेक्शन्स को एनलिस्ट करके रीजनिंग दे दो कि हमने ये ट्रांजेक्शन किया था जो इस लिस्ट में है, बट इंटेंशन क्या था क्या नहीं क्लैरिफिकेशन कर दो, ताकि ट्रिब्यूनल डिसीजन देते टाइम ना इस चीज़ को कंसिडर करे और उसके बाद अपना फैसला सुनाए। तो अपनी ड्यूटी है बताना, बाकी फिर वो आगे जो भी रहेगा अपडेट करेंगे। और लास्ट में इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल डेटा, ये सब एनसीएलटी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद एनसीएलटी क्या करेगी, डॉक्यूमेंट्स को रेफर करेगी और अपना फैसला सुनाएगी, या तो आपका एप्लीकेशन एडमिट होगा या रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये 14 डेज के अंदर अंदर उनकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, ऐसा बोला है। अगर कहीं आपके एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट है जो ठीक हो सकता है, तो डिफेक्ट को ठीक करने के लिए आपको 7 डेज का टाइम देंगे। ये प्रोसीजर भी अपन ने नॉर्मल सीआईआरपी में देखा था, सिमिलर है। इसके बाद कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीजर, ऑब्वियसली अब एनसीएलटी ने हाँ बोल दिया तो प्रोसेस शुरू। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका ये इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस या जो रिजोल्यूशन प्लान बनाना है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये रेफरेंस डेट अभी आगे भी काम आएगी। अब हम टाइम लिमिट की बात कर लेते हैं। नॉर्मल सीआईआरपी प्रोसेस कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए, कल हमने सेक्शन 12 में देखा था, दैट इज 180 डेज। फिर मैंने आपको बोला उसमें एक्सटेंशन पॉसिबल है 90 डेज, ये अभी तक 270 हुआ, लेकिन और भी एक्सटेंशन कुछ भी हो तो टोटल मिला के 330 तक जा सकता है। तो 180 प्लस 90 एंड टोटल 330 वैसा था। यहाँ पे जो स्कीम रखी है वो 180 डेज नहीं है, यहाँ नॉर्मल टाइम लिमिट है 120 डेज। ठीक है, तो 180 का 120 कर दिया, क्योंकि एमएसएमई के लिए नैरो स्कीम है, लिमिटेड टारगेट कर रही है फर्म्स को या कंपनीज को भी स्मॉल स्केल पे, तो उनका ये प्लान और जल्दी इंप्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन एक बड़ी कंपनी के कंपेरिजन में बहुत कम है। तो वहाँ 180 डेज में अगर बड़ी कंपनीज का काम खत्म हो रहा है तो 120 डेज में आराम से हो सकता है, तो थोड़ा कंपेरेटिवली फास्ट ट्रैक हो जाए, उस सेंस में इसमें इतना टाइम दिया हुआ है। अच्छा, 120 डेज में तो पूरी स्कीम इंप्लीमेंट करनी है या रेडी करके उसको खत्म करना है। अब इसमें ये सब तभी हो पाएगा ना जब रिजोल्यूशन प्लान टाइम पे सबमिट हो जाए, उसकी टाइम लिमिट भी दे रखी है। जैसे ही ये ऊपर पीआईआरपी स्कीम को अप्रूवल मिला कि आप इसके लिए आगे बढ़ो, एनसीएलटी ने आपको अलाउ कर दिया, 90 डेज के अंदर अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव करवा के एनसीएलटी में सबमिट हो जाना चाहिए, तभी ये प्रोसेस पूरा 120 डेज के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के साथ खत्म हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो वो 90 डेज की टाइम लिमिट साथ में बोली। टाइम लिमिट वाले में जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया 120 डेज, वो कब से है, फ्रॉम द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ऐसा लिखा है। अब ये प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट कौन सी, वो ऊपर वाली डेट जहाँ पे ट्रिब्यूनल ने कंसेंट दिया तो भाई ओके आपका एप्लीकेशन एडमिट हो गया, तो जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हुआ वो रेफरेंस डेट है, वहाँ से 120 डेज के अंदर सारा प्रोसीजर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो डेट में कंफ्यूज मत हो ना, कोई नई तारीख नहीं है, जिस दिन ट्रिब्यूनल ने अलाउ किया
कि आप इस स्कीम में आगे बढ़ो, वहां से ही 120 डेज देखा जा रहा है, वो रेफरेंस पॉइंट। अब नेक्स्ट पेज पे कुछ सिमिलर पॉइंट्स जो हमने CIRP में भी देखे थे। मोरेटोरियम वाला पॉइंट आपको ध्यान है, सेक्शन 14। सेक्शन 15 में हमने देखा था पब्लिक अनाउंसमेंट, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं तो मैं वापस नहीं समझा रहा हूँ। उसके बाद भी हमने देखा था लिस्ट ऑफ क्लेम्स, सारे क्रेडिटर्स से क्लेम्स मंगवाए जाते हैं कि भाई आप बता दो आपका कितना कितना पैसा लेना बाकी है, हम क्लेम्स को वेरीफाई करके एडमिट या रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्लेम्स की बात हो रही है, उसमें टाइम लिमिट देख लो। इसमें ऐसा बोला है कि जैसे ही ये पीछे आपका प्रोसेस एक्सेप्ट हुआ, ये जो ICD वाली डेट है, कमेंसमेंट डेट, वो वही है जो NCLT ने अप्रूवल दिया कि भाई ठीक है हम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप इस स्कीम में आगे बढ़ सकते हो। तो वहां से अगले 2 दिन के अंदर अंदर कॉर्पोरेट डेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्रेडिटर्स का सारा डेटा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को प्रोवाइड करे। कौन किसको प्रोवाइड कर रहा है वो समझ लेना। कॉर्पोरेट डेटर मतलब कंपनी, वो सारा डेटा क्रेडिटर्स का कि भाई किसका कितना क्लेम है उनके रिकॉर्ड्स में, वो सबमिट करेगी टू द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। और टाइम कितना दिया, सिर्फ 2 दिन। अब इतना कम टाइम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि टोटल 120 डेज है, उसमें 90 डेज में तो हमें अपना रेजोल्यूशन प्लान रेडी करना है। रेजोल्यूशन प्लान ऐसे रेडी होगा नहीं, सबसे मंगवाना पड़ेगा, उसमें से फिर डिस्कशन होगा, क्रेडिटर्स जो प्लान अप्रूव करेंगे वो NCLT में जाएगा, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जितना कम टाइम वेस्ट हो उतना अच्छा। तो जैसे ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी ना, 2 दिन के अंदर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलेगा भाई डेटा लाओ, मुझे पता चले कि कितने क्रेडिटर्स हैं आपके, किससे कितना क्लेम मंगवाना है, वेरीफाई करना है, वो सब काम स्टार्ट कर सको। तो ये टाइम लिमिट है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भले आप PIRP स्कीम में गए हो, लेकिन कंपनी का जो मैनेजमेंट है डे टू डे अफेयर्स का, जो भी बिजनेस का मैनेजमेंट है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में ही रहेगा। उनसे वो कंट्रोल जो है वो पास ऑन नहीं किया जा रहा, उनसे वापस नहीं लिया जा रहा, ये यहाँ पे बोल दिया। बिकॉज एक तरफ ये इंसॉल्वेंसी का प्लान बन रहा है, दूसरी तरफ कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन भी कुछ स्केल पे तो चल ही रहे हैं, तो बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में ही सारे पावर्स रखो। अभी वो पावर उनसे लेने की जरूरत नहीं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, वाइंडिंग अप में जाते हैं तो सारा पावर लिक्विडेटर के पास चला जाता है, CIRP में जाते हैं तो सारा पावर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास चला जाता है। यहाँ ऐसा नहीं बोला, बोला अभी तो फिलहाल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही पावर रखेंगे। लेकिन साथ में फिर ये क्लैरिफाई किया कि अगर कहीं पे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या मिसमैनेजमेंट का पता चलता है तो ये पावर जो है वो इमीडिएटली शिफ्ट कर दिए जाएंगे टू द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। बट ये पावर कौन शिफ्ट करेगा, NCLT। तो उनकी अथॉरिटी से या उनके डिसीजन से ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये पॉइंट है। तो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर में बोला है कि पावर बोर्ड के पास ही रहेगा, वो क्लियर हो गया, और वो लोग उसको गोइंग कंसर्न की तरह ऑपरेट भी कर सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, उसमें देख लो कुछ टाइम लिमिट भी दे रखी है। द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल विद इन 7 days ऑफ द कमेंसमेंट डेट कंस्टिट्यूट द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो जैसे ही वो NCLT से पीछे अप्रूवल मिला था, 7 दिन के अंदर इनको कमेटी बना देनी पड़ेगी, और कमेटी बनाते ही उनकी जो पहली मीटिंग है वो नेक्स्ट 7 days में हो जानी चाहिए। तो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, कमेटी क्रिएट करने के लिए 7 दिन, उसके बाद पहली मीटिंग करवाने के लिए 7 दिन, ठीक है, वैसे बोला। इसके बाद वो पॉइंट आ रहा है वेस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर विद रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये तभी हो पाएगा जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को ऐसा लग रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम ठीक नहीं है, या तो फ्रॉडुलेंट है या मिसमैनेजमेंट है, तो वो लोग एक रिजोल्यूशन पास करेंगे उनकी मीटिंग में, और अगेन 66% की मेजोरिटी, ये रिजोल्यूशन पास करने के बाद ट्रिब्यूनल को इन्फॉर्म किया जाएगा, ट्रिब्यूनल अग्री करेगी, तो सारे पावर्स जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेके किसको दे दिए जाएंगे, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को। तो ये स्टोरी है यहाँ पे, दैट इज रिगार्डिंग द वेस्टिंग ऑफ पावर्स। आगे देखते हैं कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान। अब यहाँ पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं तो थोड़ा आपको क्लियर रहेगा। यहाँ बेसिक अब ये बात होने वाली है कि अब यहाँ तक हम आ चुके हैं, कमिटी बन चुकी है, वेस्टिंग पावर्स भी जिसको देने थे दे दिए हैं, और सब कुछ हो चुका है। अब मेन बात पे आते हैं कि भाई रिजोल्यूशन प्लान क्या है, क्या स्कीम है जिसके बेस पे हम ये इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। अब ऑलरेडी एक बेस प्लान की बात तो हुई है, तो वो बेस प्लान, और ऐसा भी तो हो सकता है कि और भी किसी से प्लान मंगवाया जाए, क्रेडिटर्स में से कोई प्लान सबमिट करना चाहता हो, या और कोई इंटरेस्टेड पार्टी प्लान सबमिट करना चाहती हो, तो उनका फिर क्या होगा, तो उसके बारे में बात यहाँ पे होगी। तो बेस प्लान वर्सेस अदर प्लान्स, उन सबका कंपैरिजन, कमेटी के थ्रू उसका अप्रूवल, एंड देन कुछ फाइनलाइज करके NCLT में अपडेट करना है। ये सब कुछ करने के लिए टोटल हमें 90 डेज मिले हुए हैं, तो उसके अंदर ये काम कर रहे हैं। तो पॉइंट वाइज देखते हैं क्या हो रहा है। द कॉर्पोरेट डेटर शैल सबमिट द बेस प्लान टू द RP विद इन 2 days ऑफ द स्कीम, एंड द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल प्रेजेंट इट टू द कमिटी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेस प्लान वाली स्टोरी है। द कमिटी में प्रोवाइड the corporate debtor an opportunity to revise the base plan prior to its approval or invitation of the prospective resolution applicants.
और भी लोगों से इन्विटेशन उनको दे सकते हैं, और किसी को प्लान सबमिट करना है तो हमें बता दो, और बेस प्लान में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो कॉर्पोरेट डेटर को अलाउ कर सकते हैं कि अभी भी टाइम है, आप कर दो, ऐसा कोई फाइनलाइज तो हुआ नहीं है, बेस प्लान तो ये फॉर्मेलिटी थी, आपने कर दी, और कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना है तो आप कर सकते हो, हम कंसिडर कर लेंगे। इसके बाद द कमिटी में अप्रूव द बेस प्लान फॉर सबमिशन टू द एनसीएलटी इफ इट डज नॉट इम्पेयर एनी क्लेम्स ओड बाय द कॉर्पोरेट डेटर टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। मतलब सब कुछ सही लग रहा है तो बेस प्लान को भी फाइनल करके एनसीएलटी में भेज सकते हैं, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा, द आरपी शैल इनवाइट प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स टू सबमिट द प्लान और प्लान्स to compete with the base plan. If the committee does not approve the base plan or the base resolution plan impairs any claims owed by the corporate debtor to the operational creditors, ये अदर सिचुएशन हो गई कि भाई आरपी ने बाकी लोगों से प्लान मंगवा लिए, अब इसको बेस प्लान के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर लगता है कि बेस प्लान सही नहीं है, उससे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के क्लेम पे प्रॉब्लम आ रही है, तो बाकी जिन लोगों ने जो रिजोल्यूशन प्लान दिया उसमें से फिर किसी के ऊपर सोचेंगे और उसको फाइनल करेंगे, वैसा हो सकता है। और क्या ऑप्शन है? द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट सबमिटिंग द प्लान परसुएंट टू इन्विटेशन shall fulfill such criteria as may be laid down by the professional with the approval of the committee of creditors। ठीक है, जिन जिन से रिजोल्यूशन प्लान मंगवाया उनको कुछ बेसिक गाइडलाइंस दिए होंगे कि आप प्लान बनाओगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, तो उसके बेस पे उनको प्लान अपडेट करना पड़ेगा। द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल shall provide to the applicants the information memorandum and evaluation criteria। okay, the RP shall present to the committee of creditors for its evaluation the resolution plan मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गिवन सेक्शन। तो ये जिन लोगों से एप्लीकेंट से जो प्लान मंगवाया गया वो सारे प्लान्स को पहले आरपी वेरीफाई करेगा, स्क्रीनिंग करेगा कि जो सेक्शन की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से प्लान ठीक बने। जितने प्लान इस चीज़ में शॉर्टलिस्ट होंगे वो सारे कमेटी के आगे रख देगा कि भाई इतने ऑफर्स आए हैं, आप सबको स्टडी कर लो, फिर आप जो बोलोगे उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो ये अभी तक की स्टोरी। द सीओसी शैल इवैल्यूएट द प्लान सो प्रेजेंटेड एंड सिलेक्ट अ रिजोल्यूशन प्लान फ्रॉम अमंग्स देम। इफ द प्लान सो सिलेक्टेड इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन द बेस प्लान, सच रिजोल्यूशन प्लान में बी सिलेक्टेड फॉर अप्रूवल। इम्प्लाइड बेस प्लान से तो बहुत ही बेटर हो गया, तो फिर तो बेस प्लान को साइड पे रख दो। अगर नियर बाई है कि बेस प्लान भी अपनी जगह अच्छा ही था और ये रिजोल्यूशन प्लान भी ऑप्शन में आए हुए हैं, तो फिर इन सब में से कोई भी एक सिलेक्ट हो सकता है। तो मतलब इन शॉर्ट सारे ऑप्शंस ओपन है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। If the plan finally selected is approved by the COC with 66% voting, RP shall submit the same to NCLT, and if COC doesn't approve the same, then the resolution professional shall file an application to the NCLT for termination of the process। ये हो गया ना, कोई प्लान सेलेक्ट ही नहीं हुआ और कोई नया प्लान किसी के पास है नहीं, जो आए हैं वो सारे ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, तो फिर क्या अपने पास ऑप्शन बचा? भाई प्रोसेस को टर्मिनेट करो, और तो क्या हो सकता है। और अगर इससे बात नहीं बन रही तो नेक्स्ट ऑप्शन फिर वाइंडिंग अप की तरफ जा सकते हैं, यही हो सकता है। तो ये कंसिडरेशन ऑफ द प्लान की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, प्लान अप्रूव हो गया, फिर क्या होगा? द एनसीएलटी शैल अप्रूव द रिजोल्यूशन प्लान विद इन 30 days ऑफ इट्स रिसिप्ट इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द रिजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव बाय द कमिटी मीट्स द क्राइटेरिया। पीछे देखा ना, 90 days में आप प्लान सबमिट कर देना, तो फिर 30 days में अप्रूव कर देंगे, तो हो गया ना टोटल 120 days। तो वैसे करके वो टाइमलाइन जो है वो भी फॉलो हो जाएगा। Where the adjudicating authority is satisfied that the resolution plan does not conform to the above requirements, it may within 30 days of the receipt of such plan by an order reject the plan and pass an order for the termination of the process। तो टर्मिनेशन एनसीएलटी की तरफ से भी हो सकता है अगर उनको प्लान अच्छा नहीं लगा तो। नेक्स्ट पॉइंट भी अच्छा है। अभी पीछे हम बात कर रहे थे कि डायरेक्टर्स के ऊपर क्रेडिटर्स को भरोसा नहीं है, बोले यार ये तो मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, इनसे पावर्स लेके रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को दे दो। ये हो चुका है, ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं। अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने जो प्लान सबमिट किया ना, उस प्लान के इम्प्लीमेंटेशन में मैनेजमेंट वापस उन्हीं लोगों को दिया है, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो ऐसा चलेगा क्या? एनसीएलटी बोलेगी यार अभी तो बोल रहे थे कि ये लोग काम ठीक से नहीं करते, फ्रॉडुलेंट है, फिर नई स्कीम भी ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो फ्रॉड नहीं होगा वापस से, तो इनको आपने ये स्कीम में क्यों अलाउ किया? तो ये ध्यान रखने वाली बात है और कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि जिन लोगों से आपने मैनेजमेंट छीन लिया बिकॉज वो मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, अब वापस नई स्कीम में आप उन्हीं को ऑफिस बेरर बनाओगे तो काम कैसे ठीक से करेंगे? तो अगर आपने ऐसा किया ना तो आपकी एप्लीकेशन वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी, ट्रिब्यूनल को ये बात समझ नहीं आई और बनता है उनको रखने का कोई सेंस नहीं है। नया मैनेजमेंट होना चाहिए था या नए लोग होने चाहिए थे जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे। पुराने लोगों की वजह से शायद ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो उनको कंटिन्यू नहीं करना है। अगर आपने किया, प्लान रिजेक्ट करने का बहाना एनसीएलटी को मिल जाएगा और वैलिड रीजन है, लॉजिकल है कि वैसा क्यों कर रहे हैं। क्लियर? लास्ट में वही टर्मिनेशन वाली बात ही हो रही है, तो ये प्रोसेस कब टर्मिनेट होगा? हमने पीछे भी देखा, अभी आपने 90 days में प्लान सबमिट नहीं किया तो ये हो सकता है। और इनिशिएशन ऑफ द सीआईआरपी, ये कंटिन्यूएशन में पॉइंट है, उससे अलग नहीं है।
The COC may resolve to initiate a CIRP process in respect of the debtor by 66% voting shares. Committee can pass such resolution at any time after the commencement date, but before approving the resolution plan. ये वो सिचुएशन है कि हम PIRP में जा चुके हैं, हमने NCLT में एप्लीकेशन कर दिया, NCLT ने अप्रूव भी कर दिया कि ठीक है आप आगे बढ़ो, हम एप्लीकेशन एडमिट कर रहे हैं। तो जो ICD वाली डेट थी, कमेंसमेंट डेट, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, उसकी बात हो रही है, तो वो हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई रिजोल्यूशन प्लान फाइनल नहीं हुआ है, वो 90 डेज का ड्यूरेशन चल रहा है। इन बिटवीन अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ये डिसाइड करते हैं कि यार ये PIRP स्कीम छोड़ देते हैं, अपने नॉर्मल CIRP में जाते हैं, जो लास्ट अपन ने कल पढ़ी थी वो वाली स्कीम, तो ऐसा डिसीजन भी वो ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट, इन द मिडल ऑफ द स्कीम PIRP, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इज थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग टू द CIRP स्कीम। तो ऐसा शिफ्ट करना पॉसिबल है, यहाँ पे अलाउ किया, और उसके लिए करना क्या है, वही 66% मेंबर्स का कंफर्मेशन। और अगर वो लोग इस चीज़ के लिए रेडी है तो आप NCLT को इन्फॉर्म कर दो और वो आपको इस प्रोसेस से टर्मिनेट करके CIRP में शिफ्ट कर देंगे, तो ये भी हो सकता है। अब ये तो कंपनी की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, करना हो तो ऑप्शन दिया हुआ है, करना है नहीं करना है वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स देख लेंगे, अपना काम नहीं। ठीक है, समझ आया ये? तो ये लास्ट पार्ट था इसका। इसके साथ आपका ये पूरा PIRP वाली स्कीम जो है कंप्लीट हुई, जो स्पेसिफिक MSMEs के लिए एप्लीकेबल थी। कोई कंफ्यूजन है इसमें, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। क्लियर पूरा पॉइंट? ठीक है, तो अभी तक अपन ने दो स्कीम पढ़ ली, एक CIRP, एक PIRP। ये स्पेसिफिक थी, वो जनरल थी। इसके साथ एक और स्कीम है जो और कट शॉर्ट कर दी उन्होंने, दैट इज द फास्ट ट्रैक CIRP स्कीम। नॉर्मल स्कीम से कंपेयर करेंगे इसको, फास्ट ट्रैक है मतलब जल्दी खत्म होगी, तो इसके अंदर स्टेप्स भी बहुत ज़्यादा नहीं दिए हुए, क्योंकि बेसिक बातें सिमिलर ही रहने वाली है, थोड़ा बहुत फर्क आएगा टाइम लिमिट को लेके। पहले तो एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि ये नोटिफाई कब हुई थी, तो बोला 14 जून 2017। तो ये स्कीम तो काफ़ी पहले से चल रही है। दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स बीइंग अ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी में मैंने आपको डेफिनेशन में अमेंडमेंट भी उस दिन मैसेज किया था कि जो 2 करोड़ और 20 करोड़ की लिमिट थी वो 4 करोड़ एंड 40 करोड़ हो चुकी है, तो आपके एग्जाम के लिए वो एप्लीकेबल है, तो वो अपन ने अपडेट कर लिया था। वही स्मॉल कंपनीज की बात यहाँ पे हो रही है। उसके अलावा स्टार्टअप कंपनीज में क्लियर लिखा है अदर देन पार्टनरशिप फर्म। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की बात अभी पीछे अपन PIRP में कर ही रहे थे ना, तो उनके लिए ऑलरेडी एक स्पेसिफिक स्कीम उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दी। तीसरा बोला अनलिस्टेड कंपनी, जिनकी असेट्स 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं, छोटी अनलिस्टेड कंपनीज हो गई वैसा। ये तीनों में से कोई भी कैटेगरी की कंपनी हो तो फास्ट ट्रैक प्रोसेस में जा सकती है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब देखना है टाइम लिमिट कि ये काम करना तो वैसे ही है, लेकिन कितना जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रोसेस 180 डेज का था, ये प्रोसेस कंप्लीट करना है 90 डेज में। ठीक है, टाइम एक्सटेंशन की बात हो रही है, अगर 75% क्रेडिटर्स रेडी हो तो आप टाइम एक्सटेंशन कर सकते हो। टाइम एक्सटेंशन कितना होगा? +45 डेज, नॉर्मल 90 डेज और ये वाले +45 डेज, तो टोटल 135 डेज के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा बोल दिया। मैनर ऑफ इनिशिएटिंग द प्रोसेस में कुछ नई बात नहीं बोली है, सिंपल वही है कि आप डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, एविडेंसेस सबमिट कर दो और उसके बेस पे अप्रूवल ले लो, ताकि आप स्कीम को, उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सको। तो वो सिमिलर है और इन डेप्थ नहीं गए, तो अपने लिए भी अच्छी बात है। तो ये फास्ट ट्रैक प्रोसेस एक आंसर हो सकता है, स्पेसिफिक उनको स्कीम पूछनी हो तो। बोलो, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? 3 टाइप की स्कीम हो गई अभी तक, पता चल रहा है। अभी आप पढ़ोगे साथ साथ में तो डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, नॉर्मल स्कीम क्या थी, PIRP में क्या चेंज था और फास्ट ट्रैक में क्या चेंज है, मेजरली टाइम लिमिट्स का, तो वो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। इसके बाद अब लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और कुछ रेगुलेशंस दे रखे हैं जहाँ पिछले टॉपिक्स को लेके रिपीटेशन होने वाला है, तो ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और वो लास्ट रहेगा, उसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना रखते हैं आज।